हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद पर फूटा छात्रों का गुस्सा, रांची में संविधान यात्रा, सीबीआई जांच की उठी मांग। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बुधवार को राजधानी रांची में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। बिरसा मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान यात्रा निकालकर अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश के बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर पेपर लीक बंद करो और भर्ती में पारदर्शिता लागू करो जैसे नारे लगाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की भी मांग उठाई गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शी सुधार नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी आंदोलन का श्रेय नहीं लेने की अपील की। संविधान यात्रा और प्रदर्शन के कारण राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा और कचहरी चौक, फिरालाल चौक, मेन रोड, रेडियम रोड व लालपुर रोड पर लंबा जाम देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जल्द ठोस फैसला लेना चाहिए ताकि भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता और विश्वास बहाल हो सके। झारखंड का युवा चुप नहीं बैठेगा, मांग रहा है जवाब। रांची में प्रदर्शन के बीच बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। युवाओं ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान मार्च निकालकर विरोध जताया और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी रही। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन का वीडियो साझा करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि युवाओं के सवालों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की सीआईडी जांच कर रही है और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड के युवा अब चुप नहीं बैठेगा, उसे अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहिए। उन्होंने की मांग की है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में 44 लाख वोटरों के नाम कटने की आशंका, 5 अगस्त को जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद करीब 44 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने की आशंका है। 29 जुलाई तक न्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन 43,74,272 मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया है उनके नाम इस प्रारूप सूची में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इसके बाद दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले चरण का न्यूमरेशन कार्य सभी संबंधित अधिकारियों, बीएलओ, स्वयं सेवकों और राजनीतिक दलों के सहयोग से समय पर पूरा कर लिया गया है तथा सभी प्राप्त फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। राज्य में कुल 2 करोड़ 64 लाख मतदाताओं में से करीब 2 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में शामिल होंगे। इसके साथ ही मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पता नहीं चलने वाले और अन्य स्थानों पर पहले से पंजीकृत मतदाताओं की अलग सूची भी प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में आज भी सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में बारिश वज्रपात का येलो अलर्ट, 1 अगस्त से फिर तेज होगा असर। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। आज 30 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। सुबह से कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जबकि दिन के दौरान रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, लातेहार, पलामू, चतरा, कोडरमा, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़ और बोकारो समेत कई जिलों में
में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार को भी राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खुंटी और पश्चिमी सिंहभूम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को बारिश में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन 1 से 4 अगस्त के बीच मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। खासकर 2 और 3 अगस्त को उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले मैदान, पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। भव्य शुभारंभ के साथ शुरू हुआ राजकीय श्रावणी मेला 2026। इस बार 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 का बुधवार को विधिवत शुभारंभ झारखंड बिहार सीमा स्थित दुम्मा प्रवेश द्वार पर वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं मेले की तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस बार मेले को अधिक भव्य, सुव्यवस्थित, प्लास्टिक मुक्त और नशा मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार ने कहा है कि पिछले वर्ष 53 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जबकि इस बार 55 लाख से अधिक शिव भक्तों के आने की उम्मीद है। श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर लंबा कांवरिया पथ बोल बम के जयघोष से गूंज उठा है। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और यातायात समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि शिव भक्तों को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सके। बिजली समस्याओं के समाधान को लेकर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, उपायुक्तों को दिए जल्द कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक कर राज्य में बिजली व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं और लंबित कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत अन्य जिलों में ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइन और बिजली से जुड़ी परेशानियों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करें और उनका तय समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए विभागीय कार्यों में तेजी लाना जरूरी है, ताकि आम लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके और किसी भी तरह की परेशानी का जल्द समाधान हो। सरायकेला में 65,000 अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई, नाम हटेंगे, राशन की वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरायकेला खारसावां जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत अयोग्य राशन कार्डधारियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। उपायुक्त नीतीश कुमार के निर्देश पर राशन कार्डों का सत्यापन कराया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा ने बताया है कि पहले चरण में 52,948 अयोग्य लाभुकों के नाम राशन सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 65,000 अन्य अयोग्य लाभुकों के नाम हटाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गलत तरीके से सरकारी राशन लेने वालों के सिर्फ नाम ही नहीं काटे जाएंगे, बल्कि अब तक उठाए गए राशन की वसूली भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। विभाग ऐसे लाभुकों को नोटिस जारी कर रहा है और लोगों से अपील की है कि जो स्वयं को योजना के लिए अयोग्य मानते हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम राशन कार्ड से हटवा ले, ताकि आगे की कार्रवाई से बच सके। गिरिडीह में जहरीली मशरूम खाने से महिला बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में जंगल से लाए गए मशरूम का सेवन करने के बाद एक महिला और 2 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि तीसरी निवासी विजय यादव की 42 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी और परिवार के 2 बच्चों ने मशरूम खाया था। कुछ देर बाद ही तीनों को उल्टी और घबराहट की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्थानीय निवासी विकास शर्मा ने उन्हें तुरंत 3 पहिया वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ज्ञानेंद्र और स्वास्थ्यकर्मी अनूप ने तीनों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से अब उनकी स्थिति नियंत्रण में है और उनकी निगरानी की जा रही है। चिकित्सकों ने बताया कि बरसात के मौसम में जंगलों में कई तरह के मशरूम उगते हैं, जिनमें कुछ जहरीले भी होते हैं। उनकी पहचान करना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है और सेवन करने से उल्टी, पेट दर्द, बेहोशी समेत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बिना पहचान के मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए।
हजारीबाग में छात्र की नदी में डूबने से मौत। घर पर स्कूल जाने के बाद कहकर निकला था, नहाने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डीएवी हजारीबाग के 9वीं कक्षा के छात्र हिमांशु राज की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह वह घर से स्कूल जाने के बाद कहकर निकला था, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। इसके बाद वह अपने एक दोस्त के साथ जगदीशपुर नदी में नहाने गया, जहां गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वहीं हिमांशु के परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि घटना के वक्त वहां 3 अन्य बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 2 मौके से भाग गए, जबकि एक बच्चा वहीं रुका रहा। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। हिमांशु के पिता झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं। इधर समाजसेवी मिथिलेश सिंह ने नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड और निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। 10 अगस्त को झारखंड के किसान भी उतरेंगे सड़क पर। देश भर में जेल भरो, रेल रोको और सड़क रोको आंदोलन का ऐलान। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किसानों और श्रमिकों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो, रेल रोको और सड़क रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन में झारखंड से भी बड़ी भागीदारी होगी। राज्य से 1000 से अधिक किसान मजदूर कार्यकर्ताओं के शामिल होने का संकल्प लिया गया है। कन्वेंशन में किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं से आंदोलन को व्यापक बनाने की अपील की गई है। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत कई किसान और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कन्वेंशन में MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, चारों लेबर कोड वापस लेने, मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने, बीज विधेयक वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पेपर लीक पर रोक, 42,000 न्यूनतम वेतन की गारंटी और सभी नागरिकों के लिए भोजन, स्वास्थ्य व शिक्षा की गारंटी जैसे मांगों को लेकर रणनीति बनाई गई। झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो ने कहा कि किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 अगस्त का आंदोलन ऐतिहासिक होगा और राज्य भर के किसान इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे। जेपीएससी पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से CID की पूछताछ जारी। 31 जुलाई को फिर किया तलब। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से CID ने लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। बुधवार को CID ने अपने कार्यालय में उनसे करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। जांच एजेंसी ने उन्हें 31 जुलाई को फिर जरूरी दस्तावेजों के साथ तलब किया है। इससे पहले CID उनके कांके स्थित सरकारी आवास पर सर्च भी कर चुकी है। हालांकि वहां से क्या बरामद हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। एल ख्यांगते पर आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बावजूद उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की और परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL को दी गई। वहीं एल ख्यांगते ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने चेयरमैन रहते हुए सभी फैसले नियमों के अनुसार लिए और निष्पक्ष जांच में सहयोग के लिए ही पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने दावा किया है कि जेपीएससी में गोपनीयता और सुधारों को लेकर उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया। बोकारो में यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, दोषी दुकानदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बोकारो जिले में यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी और निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बिक्री की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने चास और तेनोघाट के अनुमंडल पदाधिकारियों समेत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिले भर में उर्वरक विक्रेताओं की सघन जाँच का निर्देश दिया है। अधिकारियों को दुकानों के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, मूल्य सूची और वितरण व्यवस्था की जाँच कर किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी, कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी को पूरे अभियान की नियमित निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि खेती के मौसम में किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोल्हान में नहीं थम रहा ब्रेन मलेरिया का कहर। CRPF जवान की मौत, MGM में दी गई अंतिम सलामी। कोल्हान में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। अब इस बीमारी की चपेट में आकर पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी स्थित CRPF के 197वीं बटालियन में तैनात 35 वर्षीय जवान पिंटू कुमार साव की बुधवार सुबह MGM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले पिंटू कुमार साव की तबियत चाईबासा में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी थी। हालत गंभीर होने पर
पर 28 जुलाई को उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद एमजीएम अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। इसके बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव वैशाली भेज दिया गया। इधर बुधवार को ही पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में ब्रेन मलेरिया से 2 बच्चियों की मौत हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में इस बीमारी से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। पलामू में परिवार पर जानलेवा हमला, 2 पुरुषों को गोली मारी और महिला को घोंपा चाकू, हालत नाजुक। पलामू में एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। बुधवार शाम को अज्ञात अपराधियों ने चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदुआ गांव के मकबूल मियां और सुलेमान मियां को गोली मार दी, जबकि साहिना बीबू को चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित एमएमसीएच में भर्ती करा गया है। स्थानीय लोगों ने ही तत्परता दिखाते हुए तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खबर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील करके छानबीन शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने के अलावा हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने में भी जुट गई है। अभी वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन में जुटी है। भुइयाडीह के 145 परिवारों के समर्थन में उतरी विधायक पूर्णिमा साहू। डीसी से पहले पुनर्वास, फिर कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर के भुइयाडीह क्षेत्र में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बुधवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू प्रभावित 145 परिवारों के बीच पहुंची। उन्होंने कल्याण नगर और इंदिरा नगर के लोगों की समस्याएं सुनी। परिवारों ने बताया कि बरसात के मौसम में कार्रवाई होने पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर परिवार बेघर हो जाएंगे। इसके बाद विधायक ने उपायुक्त राजीव रंजन से फोन पर बात कर अपील की है कि पुनर्वास की व्यवस्था होने तक कार्रवाई स्थगित रखी जाए और प्रभावित परिवारों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। विधायक ने उपायुक्त से 145 परिवारों के दस्तावेजों का जल्द सत्यापन कर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अंचल अधिकारी और जमशेदपुर अक्षय से नगर आयुक्त से भी इस मामले का व्यवहारिक समाधान निकालने का आग्रह किया। पूर्णिमा साहू ने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर समाधान नहीं निकला तो वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा उठाएंगी। साहिबगंज में प्रेमी संग पकड़ी गई 2 बच्चों की मां, ग्रामीणों ने बनाया बंधक, शादी कराने की मांग पर अड़े। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बेजपुरा गांव में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक महिला और उसके कथित प्रेमी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला 2 बच्चों की मां है, जबकि युवक भी शादीशुदा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था और वे अक्सर चोरी छिपे मिलते थे। देर रात मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और दोनों को बंधक बना लिया। घटना के बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और ग्रामीण दोनों की शादी कराने की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलने पर बोरियो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा दोनों के साथ मारपीट की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया और थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई जाँच के आधार पर की जाएगी। राजनीति से निकले खेत में बेटे संग हल कुदाल संभालते देखे पोटका विधायक संजीव सरदार, वीडियो वायरल। राजनीति की व्यवस्थाओं के बीच पोटका विधायक संजीव सरदार का सादगी भरा अंदाज इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक अपने पैतृक गांव उदाल में बेटे आयान सरदार के साथ खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। कभी वह ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतते दिखे तो कभी बैलों के साथ खेती और कुदाल चलाते हुए दिखाई दिए। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी मिट्टी, संस्कृति और ग्रामीण जीवन से जुड़ाव बनाए रखे। विधायक संजीव सरदार ने कहा है कि खेती उनके परिवार की विरासत है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ना जरूरी है। उनके मुताबिक खेत में काम करना सिर्फ खेती सीखना नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल की सीख भी देता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग विधायक के सादगी भरे अंदाज की सराहना कर रहे हैं। लोहरदगा जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने NH-39 किया जाम, न्यायिक जांच का आश्वासन। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के पंडरा गांव निवासी विचाराधीन कैदी जाहिद पवरिया उर्फ रिंकू की लोहरदगा जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में करीब 1.5 माह से न्याय की हिरासत में था। बुधवार सुबह मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने पंडरा चौक के पास नेशनल हाईवे 39 कुड्डू रांची मुख्य मार्ग जाम कर दिया। उनका आरोप था कि मंगलवार को परिजनों ने जेल में उससे
उससे मुलाकात की थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ था। ऐसे में रात भर में उसकी मौत कैसे हो गई, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सड़क जाम की सूचना पर एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा, सीओ संतोष उरांव, पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी अजीत कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने न्यायिक जांच, जेल के सीसीटीवी फुटेज की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन ने न्यायिक जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। हजारीबाग में डीसी का खाद बीज दुकानों पर छापा, यूरिया डीएपी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत शती ने बुधवार को कालाबाजारी और अधिक कीमत पर खाद बिक्री की शिकायतों के बाद कालीबाड़ी मार्ग स्थित कई बीज और उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मेसर्स उर्वरा, जगदम्बा ट्रेडर्स, पूजा ट्रेडर्स समेत कई दुकानों में लाइसेंस, स्टॉक, रजिस्ट्रार, बिक्री रिकॉर्ड और निर्धारित सरकारी दरों की जाँच की। जाँच के दौरान यूरिया और डीएपी निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायत भी सामने आई। डीसी ने जिला कृषि पदाधिकारी को जिले के सभी गोदामों और उर्वरक विक्रेताओं की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचने या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, धनबाद की कोयला कारोबारियों की 160 करोड़ की चल संपत्ति फ्रीज, 200 से अधिक सेल डीड जब्त। धनबाद में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर हालिया छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 160 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति फ्रीज कर दी है। फ्रीज की गई संपत्तियों में म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं। 28 जुलाई को 25 ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन, मकान और फ्लैट से जुड़े 200 से अधिक सेल डीड भी मिले हैं, जिनकी जाँच जारी है। शुरुआती आकलन के अनुसार इन अचल संपत्तियों की कीमत 200 करोड़ से अधिक हो सकती है। ईडी ने छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी को आशंका है कि कई संपत्तियां दूसरे लोगों के नाम पर खरीदी गई है, जिनकी बेनामी संपत्ति के एंगल से जांच की जा रही है। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं, जिनसे डिजिटल डेटा रिकवर कर आगे की जाँच की जाएगी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिस्र बेसरा की बड़ी साजिश नाकाम, माओवादी संगठन को दोबारा खड़ा करने की थी तैयारी। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली कमांडर मिस्र बेसरा की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि वह सारंडा से हथियार लेकर पारसनाथ जा रहा था, जहां उसका मकसद भाकपा माओवादी संगठन को फिर से सक्रिय करना था। डीजीपी तदासा मिश्रा ने बताया है कि बेसरा बिखरे नक्सली कैडरों को जोड़ने, नए सदस्यों को भर्ती करने और हथियारों की आपूर्ति कर संगठन को दोबारा मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उसकी साजिश सफल नहीं हो सकी। डीजीपी ने कहा है कि झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई, आत्मसमर्पण नीति और सुरक्षा बलों के अभियान से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। कई शीर्ष नक्सली मारे गए, गिरफ्तार या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मिस्र बेसरा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही जेल में बंद बड़े नक्सलियों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि संगठन दोबारा सिर न उठा सके। जेपीएससी, जेएसएससी और छात्रवृत्ति को लेकर आजसू छात्र संघ का हस्ताक्षर अभियान, छात्रों ने उठाई लंबित मांगों की आवाज। रांची के योगदा सत्संग महाविद्यालय परिसर में बुधवार को आजसू छात्र संघ ने जेपीएससी, जेएसएससी और छात्रवृत्ति से जुड़े छात्र हित के मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए लंबित छात्रवृत्ति का जल्द भुगतान, जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की मांग की। आजसू छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करेगा। अभियान में महानगर अध्यक्ष अमन साहू, प्रदेश सचिव राजेश सिंह, सक्षम झा, अभिषेक, पंकज, अब्दुल, सिकंदर समेत बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। रांची में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटा, 20 वर्षीय युवक की मौत। रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र की टाटी पंचायत स्थित नावाडी गांव में बुधवार दोपहर खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 20 वर्षीय भोगना बेदिया की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतक नावाडी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 2 वर्ष पहले भोगना बेदिया के पिता महेंद्र बेदिया की भी पेड़ से गिरने से मौत हो गई थी।
श्रावणी मेला ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी की चलती बाइक में लगी आग, देखते ही देखते जलकर राख, दोनों जवान सुरक्षित। दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर बाबूपुर के पास बुधवार को श्रावणी मेला ड्यूटी के लिए बासुकीनाथ जा रहे झारखंड पुलिस के दो जवान एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मी सुनील सोरेन अपने साथी के साथ पल्सर बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी चलती बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। दोनों जवानों ने तुरंत बाइक रोककर अपनी जान बचाई, जबकि कुछ मिनटों में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहत की बात यह रही कि हादसे में दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और बाद में विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था कर उनकी श्रावणी मेला ड्यूटी भी सुनिश्चित कर दी। गढ़वा में वन भूमि पर बांस रोपण को लेकर विवाद, कोरवा परहिया समुदाय का अनिश्चितकालीन धरना। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के कुशमाही गांव में वन भूमि पर बांस रोपण को लेकर विवाद गहरा गया है। 26 जुलाई को वृक्षारोपण के दौरान आदिम जनजाति कोरवा परहिया समुदाय और दूसरे पक्ष के बीच मारपीट की घटना के विरोध में ग्रामीण जिला समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति और योजना की जानकारी मांगे जाने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें 72 वर्षीय केशवर परहिया और 29 वर्षीय वीरेंद्र कोरवा घायल हो गए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जाति सूचक टिप्पणी का भी आरोप लगाया गया। जो है धरनारत ग्रामीणों ने ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने, आरोपियों की गिरफ्तारी, बांस रोपण योजना पर रोक, घायलों के बेहतर इलाज और मुआवजे की मांग की। वहीं गढ़वा के SDM मयंक भूषण ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि धरना फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। 21 वर्षीय कुसुम 350 किलोमीटर की पद यात्रा पर गौ सेवा के संकल्प के साथ 21 लीटर जल लेकर पहुंचेगी बाबा बैद्यनाथ धाम। कोडरमा के डोमचांच की रहने वाली 21 वर्षीय कुसुम शाह ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर झुमरी तिलैया के झरनाकुंड धाम से 21 लीटर जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए करीब 350 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू की है। उनकी यात्रा पहले सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचेगी, जहां जलाभिषेक के बाद वह 21 लीटर गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पित करेंगी। करीब 15 दिनों की इस यात्रा में कुसुम प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलेंगी। कुसुम ने बताया कि कुछ वर्ष पहले इलाज के अभाव में उनके घर की एक गाय की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने गौ सेवा का संकल्प लिया। वर्ष 2024 से वह हर सावन में यह पद यात्रा कर रही है। इस यात्रा में उनकी मां और बहन भी साथ रहती है। कुसुम का कहना है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से गौ एम्बुलेंस की व्यवस्था और गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। बासुकीनाथ में श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ, AI तकनीक के सहारे होगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व निगरानी। दुमका स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में बुधवार को राज्य के श्रावणी मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ। संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त और SP ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए की गई सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया गया है कि इस वर्ष मेले की सुरक्षा और व्यवस्था पर AI आधारित तकनीक के जरिए विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सके। उद्घाटन समारोह में आयुक्त संजय कुमार ने भी सभी अधिकारियों और कर्मियों से ड्यूटी नहीं बल्कि सेवा भाव के साथ कार्य करने की अपील की है। वहीं विधायक देवेंद्र कुमार ने कहा है कि बासुकीनाथ धाम की ख्याति अब देश विदेश तक पहुंच चुकी है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां जलार्पण के लिए आते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से राजकीय श्रावणी मेले को विश्व स्तरीय मेले का दर्जा देने की मांग की है। समारोह में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कोडरमा में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, प्रार्थना सभा से दर्जनों लोग हिरासत में। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के ठेसवा गांव में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रार्थना सभा की सूचना पर बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभा में शामिल दर्जनों महिला पुरुषों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचे। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि कुछ लोग वहां से निकलने में सफल रहे। पुलिस ने प्रार्थना सभा में उपयोग की जा रही
ही एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त कर उसके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के एक घर में बाहर से आए कुछ लोग प्रार्थना सभा आयोजित कर कथित धर्म परिवर्तन करा रहे थे। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष बबलू सिंह और जिला परिषद प्रतिनिधि धनंजय यादव भी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में लिए गए लोगों की ओर से इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वासेपुर के नाले से मिला सड़ा गला शव, 6 दिन से लापता युवक की मौत से सनसनी। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर में एसबीआई बैंक के पास एक नाले से सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कई दिनों से नाले से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान वासेपुर निवासी साकिब कुरैशी उर्फ बिल्ला के रूप में की है, जो पिछले 6 दिनों से लापता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि साकिब के लापता होने के बाद उसकी काफी तलाश की गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरे से पहचान पाना संभव नहीं हो सका। बैंक मोड़ थाना पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शराब घोटाला, एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त समेत 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में कथित शराब घोटाले की जांच तेज करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास को 4 अगस्त 2026 को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। एसीबी का कहना है कि पहले दर्ज बयानों, उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का मिलान कर अधिकारियों से आवश्यक स्पष्टीकरण लिया जाएगा। जांच के दायरे में उत्पाद नीति, शराब आपूर्ति व्यवस्था, टेंडर प्रक्रिया, बैंक गारंटी, भुगतान, राजस्व वसूली और वित्तीय लेन देन से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। एसीबी यह भी जांच कर रही है कि प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता या लापरवाही से सरकारी राजस्व को नुकसान तो नहीं पहुंचा। इसके अलावा संबंधित ठेकेदारों, अधिकारियों की भूमिका और नियमों के पालन से जुड़े रिकॉर्डों की भी जांच कर रही है। लगातार बारिश से बढ़ा चांडिल डैम का जलस्तर, 6 रेडियल समेत 10 गेट खोले गए। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सरायकेला खारसावां स्थित चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़कर बुधवार को 179.34 मीटर पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए डैम प्रबंधन ने एहतियातन 6 रेडियल गेट आधा मीटर, 2 अंडर स्लुइस गेट 1.5 मीटर और 2 रिवर स्लुइस गेट 15-15 सेंटीमीटर खोल दिए हैं, जिससे अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के विस्थापित गांवों और निचले इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि समय रहते गेट खोल दिए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। डैम प्रबंधन लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और प्रशासन ने भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए रखी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश जारी रही तो आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ सकता है। धनबाद में शादी का झांसा देकर 6 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप, युवती ने निष्पक्ष जांच की मांग की। धनबाद के दुहाटांड कुम्हार पट्टी की रहने वाली खुशी कुमारी ने झरिया के वेस्ट कोयरी बांध निवासी विकास साव और उसके परिवार पर 6 वर्षों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने तथा 15 से 20 लाख रुपए के जेवर और नकदी हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बुधवार को गांधी सेवा सदन में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 25 मई को दोनों की कोर्ट मैरिज तय थी, लेकिन विकास साव दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए बिना वहां से चला गया। इसके बाद 17 जून को मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में गणेश मंदिर में शादी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर वह जब धनसार थाना पहुंची तो कार्रवाई करने के बजाय उसे फटकार लगाई गई। वही आरोपी अब मामला वापस लेने के लिए लगातार धमकी दे रहा है। खुशी कुमारी ने उपायुक्त, डीसी और पुलिस अधीक्षक एसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जामताड़ा में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, 6 साल से वर्दी का रौब दिखाकर करता था ठगी और यौन उत्पीड़न। जामताड़ा के मेहजाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से रंगदारी वसूलने और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके यौन उत्पीड़न के आरोपी अनूप कुमार को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ वसीम रजा ने बुधवार को बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड, पिस्तौल और वॉकी टॉकी के साथ घूमता था। पूछताछ में उसने फर्जी पहचान पत्र
पत्र बनवाने और धनबाद से वर्दी खरीदने की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ मिहिजाम थाना में कांड संख्या 50/2026 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अनूप कुमार वर्ष 2019 से झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था। आरोप है कि उसने कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन उत्पीड़न किया और वर्दी का धौंस दिखाकर लोगों से अवैध वसूली की। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले धनबाद में एक पुलिस अधिकारी का चालक रह चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल की चितरंजन में भी उसके खिलाफ फर्जी पहचान और अन्य मामलों में केस दर्ज है। बोकारो में जंगली सुअर के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रित को मिली 4 लाख रुपए की सहायता राशि। बोकारो के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के आदराकुड़ी निवासी स्वर्गीय बुधन महतो के आश्रित को जंगली सुअर के हमले में हुई मौत के मामले में राज्य सरकार की ओर से कुल 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई। विधायक उमाकांत रजक ने वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 3,75,000 रुपए का चेक सौंपा। इससे पहले घटना के तुरंत बाद 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी थी। बुधन महतो की 3 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार बुधन महतो जंगल में बकरियां चराने गए थे, तभी जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वन विभाग ने बताया कि सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं राज्य सरकार ने अब ऐसी घटनाओं में मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी है, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।